हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। सो ऑप्शन बाइंग रोड मैप सीरीज में ऑलमोस्ट हमने जो भी चैप्टर जो प्लान किए थे वो सारे डिस्कस कर लिए हैं और आज जो लास्ट चैप्टर हमारा रहने वाला है हाउ टू बिल्ड कैरियर इन ऑप्शन बाइंग। सो जो फिफ्थ एंड सिक्स चैप्टर था हमारा रिग्रेट फियर ग्रीड, वो हमने कंबाइन किया था चैप्टर फिफ्थ में और यहाँ पे लास्ट चैप्टर आज डिस्कशन करेंगे। तो इस सीरीज में एज ऑफ नाउ यही 6 चैप्टर्स रहेंगे और इसके अलावा अगर आपको कोई भी चैप्टर्स चाहिए होगा तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। उस पर हो सकता है कि आने वाले टाइम में फिर हम लोग इसी सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए जो हमने प्लान किया था क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कोई भी अगर बिगिनर आता है तो उसे कैसे अप्रोच करना चाहिए मार्केट में, स्टार्टिंग फ्रॉम टाइम फ्रेम्स एंड चार्ट्स, कैसे उसको एनालाइज करना चाहिए, किस बेसिस पे वो ट्रेड लेता है, कैसे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना चाहिए, मार्केट बिहेवियर नियर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा होता है, उस चीज़ पे हमने डिस्कशन किया था। क्वांटिटी मैनेजमेंट पे हमने बात की थी, कैसे हम क्वांटिटी को मैनेज कर सकते हैं इन ऑप्शन बाइंग। साइकोलॉजी पे रिगार्डिंग बात किया था हमने कि ग्रीड, फियर, रिग्रेट ये कैसे जनरेट होते हैं मार्केट में और कैसे उसको हम हैंडल कर सकते हैं या फिर कैसे उसको बैलेंस कर सकते हैं। इन सारे चीज़ों पर हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है इस सीरीज़ में। आज जो हमारा चैप्टर रहने वाला है हाउ टू बिल्ड कैरियर इन ऑप्शन बाइंग, इसमें हम देखेंगे समराइज करके कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं ऑप्शन बाइंग में जो हमें पहले से ध्यान में रखना चाहिए अगर हम ऑप्शन बाइंग को एज ए कैरियर चूज़ कर रहे हैं। तो इवन अगर ऑप्शन बाइंग को एज ए कैरियर चूज़ कर भी लिया तो उसके बाद का प्रोसीजर क्या रहना चाहिए, कैसा प्रोसेस रहना चाहिए, उस चीज़ पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो देर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें पहले से पता रहना चाहिए अगर हम ऑप्शन बाइंग को एज अ कैरियर परस्यू करना चाहते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो है सक्सेस रेट। क्या सक्सेस रेट है इस बिजनेस में वो हमें देखना पड़ेगा। तो सेबी का जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया था उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ था कि जो सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे जो 10 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट किए हैं पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में, वो केवल 29,000 ही हैं। तो ये काफ़ी एक कम नंबर है। आप देखेंगे अगर परसेंटेज वाइज जो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं मार्केट में तो उसके रिगार्डिंग आप देखेंगे जो परसेंटेज आएगा वो काफ़ी कम आएगा, 0.26% ही आएगा। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए, ये परसेंटेज वाइज काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग भी रहता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो केवल फॉर्म फिलअप करते हैं और उनका कोई प्रिपरेशन नहीं रहता है या फिर कोई मोटो नहीं रहता है। वो जस्ट कि हाँ फॉर्म फिल कर देते हैं, एग्ज़ाम दे देते हैं, उस पर्पज़ से आते हैं और बहुत सारा नंबर ऐसा ही रहता है। खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग में आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमेशा ये स्पेकुलेटिव बिजनेस है तो हो सकता है कि इसमें ये नंबर्स और ज़्यादा रहें। जो हम सीरियस लोगों की बात करें तो वो काफ़ी कम रहते हैं। अगर उसमें परसेंटेज जो अगर देखा जाएगा तो वो काफ़ी कम आएगा। जो लोग भी अगर 3-4 साल से ट्रेड कर रहे होंगे सो उसमें ये परसेंटेज काफ़ी बेटर हो जाता है। लेकिन जो ओवरऑल परसेंटेज है वो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि आए एक दिन ट्रेडिंग कर लिए, 10 दिन ट्रेडिंग कर लिए, तो उसके वजह से ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जो टोटल नंबर ऑफ ट्रेडर्स हैं। तो ये नंबर्स ज़्यादा है, इसके वजह से जो परसेंटेज आता है 0.26% जो ऑप्शन ट्रेडर्स जो प्रॉफिटेबल है, जो 10 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट किए हैं, तो ये नंबर्स काफ़ी कम है। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना भी होगा कि ये कैसे कैटेगरी में है और कैसे लोग जो हैं पूरा पार्टिसिपेट किए हैं। आप बाकी भी प्रोफेशन में देखेंगे, यूपीएससी का भी देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आप देखेंगे 1000 सीट्स आते हैं एवरी ईयर। पीसीएस में भी देखेंगे तो आपको 500 से 1000 सीट्स आते हैं हर एक स्टेट में। गेट जो इंजीनियरिंग एग्जाम है उसमें भी आप देखेंगे कि 500 से 1000 रैंक वालों को ही पीएसयू मिलती है। उसके बाद से फिर यहाँ पे जॉब आपको प्राइवेट ढूंढना पड़ेगा या फिर हायर एजुकेशन के लिए जाना पड़ेगा। आईबीपीएस, बैंक, पीओ ये सब में भी देखेंगे आपका जो वैकेंसीज़ हैं उसके हिसाब से और जितने लोग भी एप्लीकेंट होते हैं उसके हिसाब से आप देखेंगे तो ये नंबर्स काफ़ी कम ही रहते हैं। 1%, 2% या फिर मैक्सिमम 5%, ऐसे ही ये डाटा मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है, जहाँ पे हमें ये आइडिया लगता है कि जो पार्टिसिपेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में है और जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी कम है। एनी अदर बिजनेसेस में आप जाके सर्च करेंगे तो सेक्टर वाइज आप जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि 1 से 10% के बीच में या फिर मैक्सिमम 15% ऐसे ही सक्सेस रेट रहता है जो लोग भी सक्सेसफुली बिजनेस को रन कर रहे हैं और प्रॉफिटेबली रन कर रहे हैं। तो ये नंबर्स काफ़ी ऐसे ही रहते हैं सारे बिजनेसेस में। तो इंडिया में अगर आप देख सकते हैं कि 29,000 लोग अगर सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हैं तो फिर ये नंबर उतना भी ख़राब नहीं है जितना लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग क्या है कि टोटल जो ट्रेडर्स के नंबर्स हैं उससे कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जो कुछ दिन के लिए बस ट्रेडिंग करते हैं या फिर सीरियसली उसको नहीं लेते हैं। तो ये चीज़ आपको पहले से पता रहना चाहिए कि इसमें सक्सेस रेट क्या है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप पहले ही क्विट कर सकते हैं या फिर एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर लगता है कि आप उस 25-30 हज़ार में आ सकते हैं देन वहाँ पे आपको प्रोसीड करना चाहिए। सेकंड पॉइंट जो आता है इनपुट या कैपिटल। अब कैपिटल या इनपुट 3 फॉर्म में हो सकता है, टाइम, मनी और लेबर।
कितना टाइम आप देते हैं वो भी एक इनपुट या कैपिटल में काउंट हो सकता है। मनी कितना उसमें लगता है, या फिर कितना हार्ड वर्क लगता है, या फिर कितना आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये चीज़ पे डिपेंड करता है। किसी भी चीज़ का, चाहे आप जॉब के लिए प्रिपेयर करो या फिर बिजनेस के लिए प्रिपेयर करो, ये तीनों फैक्टर हमेशा इनपुट या फिर कैपिटल में ही काउंट होंगे। आपको पहले से डिसाइड करना होगा कि क्या टाइम मैं देना चाहता हूँ मार्केट को। ऑप्शन बाइंग में अगर मैं कैरियर परस्यू करना चाहता हूँ तो कितना टाइम मैं इसे देना चाहता हूँ, 1-2 साल। आपको एक टाइम फ्रेम डिसाइड करके रखना होगा। जनरली आप देखेंगे कि जॉब्स में टाइमलाइन रहता है कि आप 4 साल 5 साल तक दे सकते हैं या फिर सर्टेन अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, उसके बाद से आप एलिजिबल नहीं रहते हो। सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे तो आप पूरे उम्र कर सकते हो ट्रेडिंग, लेकिन आपको एक क्राइटेरिया डिसाइड करना होगा कि कितने टाइम तक मुझे देना है मार्केट को समझने में। अगर उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो देयर आर सम अदर ऑप्शंस, आपको उसको चूज़ करना चाहिए। सिमिलरली मनी के साथ है, आप कितना पैसा एलोकेट करना चाहते हो सीखने के लिए, वो भी आपको पहले से डिसाइड करना होगा या फिर पहले से माइंड मेकअप करना होगा। बाद में ऐसा नहीं हो सकता आप प्री प्लान कुछ नहीं किए और जितना पैसा आ रहा है फिर आप कहीं से लोन ले रहे हो, किसी कहीं से उधारी ले रहे हो और उसके बाद से आप पैसा इन करते जा रहे हो। तो ये काफ़ी एक रैंडम वे है, या फिर एक बोल सकते हैं कि ये प्लान्ड वे नहीं रहेगा अगर आप एज ए कैरियर इसको चूज़ कर रहे हो। तो लेबर आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कितना टाइम दे सकते हो मार्केट को, ये आपके ऊपर है। हो सकता है बहुत सारे लोग कम टाइम दे पाएँ और अदर बिजनेसेस में इन्वॉल्व हो, तो ये आपके ऊपर है कि कितना आप वर्क उसमें इनपुट दे सकते हो। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जैसे कि सारे जॉब्स या फिर अदर बिजनेसेस में होता है कि अगर फेल हो जाता है बिजनेस या फिर जॉब आपको नहीं लगता है जिस चीज़ की आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो अदर ऑप्शंस हमेशा प्लान भी लोगों के पास रहता है कि हाँ हम ये अगर ये नहीं हुआ तो फिर कुछ और कर लेंगे। सिमिलरली आपको ऑप्शन ट्रेडिंग भी आप अगर कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको ऑप्शंस रखना पड़ेगा। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, हमेशा दो केसेस होते हैं, एक होता है जॉब लाइन, एक होता है बिजनेस लाइन। जॉब लाइन मतलब क्या है कि आप यूपीएससी या फिर किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आप उसी सिलेबस के बेस पे और सारे भी एग्ज़ाम देते हो, या फिर किसी बैंकिंग का तैयारी कर रहे हो तो एसएससी या फिर और सारे जो उस लाइन में अदर एग्ज़ाम्स हैं उसको भी आप दे सकते हो। बिजनेस लाइन में क्या है कि किसी कोई भी बिजनेस अगर XYZ आप स्टार्ट करते हो, वहाँ पे आपको फेल्योर मिलता है तो आपको बिजनेस चेंज करना पड़ता है। तो ये दोनों अलग लाइन है, आप इसको मिक्स मत करिएगा कि जॉब जैसा है कि हाँ एक सिलेबस मैंने पढ़ लिया तो उसी के बेसिस पे मैं अब अगले 5 साल एग्ज़ाम देता रहूँगा अदर जितने भी एग्ज़ाम्स हैं। यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप इस बिज़नेस में आप नहीं आप अडॉप्ट कर पा रहे हो तो आपको बिज़नेस चेंज करना पड़ेगा, जस्ट लाइक अदर बिजनेस। तो ट्रेडिंग को आप एज ए बिजनेस ही काउंट करो, एज ए जॉब आप नहीं कंसीडर कर सकते हो कि यहाँ से अगर ऑप्शन बाइंग में फेल होते हैं तो चलो फ्यूचर कर लेते हैं, या फिर अदर ट्रेडिंग के कुछ ऑप्शंस यहाँ भी हैं, जैसे आप इक्विटी में जा सकते हैं या फिर फ्यूचर्स में जा सकते हैं या फिर आप इन्वेस्टमेंट में जा सकते हो। लेकिन उसके लिए फिर क्राइटेरियाज चेंज हो जाएंगे, आपके कैपिटल चेंज हो जाएंगे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो चेंज, पैरामीटर्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको पहले से ध्यान रखना होगा कि प्लान बी आपका क्या है इन केस अगर आप जो सर्टेन टाइम फ्रेम आप डिसाइड किए हो या फिर मनी एलोकेशन जो डिसाइड किए हो, कैपिटल डिसाइड किए हो, अगर उसके अंदर आप अगर नहीं सक्सेस हो पाते हो तो आपको अदर प्लान्स भी रखना पड़ेगा। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग ये नहीं सोच के आते हैं फिर एक एंडलेस लूप में फंस जाते हैं, बार बार फिर से वो पैसा अरेंज करते हैं, फिर वो कैपिटल जीरो होता है, फिर पैसा अरेंज करते हैं, फिर कैपिटल जीरो होता है। तो इस चीज़ से काफ़ी एक लूप क्रिएट हो जाता है और वो ऐसा एक प्रेशर क्रिएट कर देगा कि फिर उसके बाद से आप यहाँ से निकल नहीं पाते हो। तो पहले से चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हमें कितना एफर्ट देना है, कितना टाइम देना है, कितना पैसा देना है मार्केट को। उसके अलावा भी अगर ये नहीं हो पाता है, दिस इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। सिंपली ये अंडरस्टैंड करना होगा आपको कि हमारे लिए ये नहीं बना है, हम कुछ और कर लेंगे। सो अगर सारे फैक्टर्स को आप कंसीडर करते हुए, अगर सक्सेस रेट और सारी चीज़ों को समझ के आप अगर ऑप्शन बाइंग को एज ए करियर चूज़ करते हो तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है टाइम लिमिट। आपको एक टाइम लिमिट डिसाइड करना पड़ेगा कि इस टाइम फ्रेम तक मुझे ऑप्शन बाइंग करना है, और इसके अलावा अगर मैं इसमें फेल होता हूँ तो मुझे एज ए अदर ऑप्शंस को भी देखना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप एंडलेस प्रोसेस में मत जाइए कि हाँ अगर 4 साल 5 साल 10 साल भी लगे तब भी मैं इसी में बना रहूँगा। एक सर्टेन टाइम पीरियड रहना चाहिए और एक जेन्युइन टाइम पीरियड भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन का टाइम फ्रेम ले लो, 1 महीने 2 महीने का टाइम फ्रेम ले लो। सो जनरली बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कितने टाइम तक मुझे ये इसको कंसिडर करना चाहिए कि मैं इसमें सक्सेस हो सकता हूँ कि नहीं, या फिर कितना टाइम मुझे देना चाहिए ऑप्शन बाइंग को। तो डेफिनेटली एक आइडियल जो टाइम पीरियड रहता है 1 से 2 साल में आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि ये आपके लिए बना है कि नहीं, या फिर आप इसमें प्रोग्रेस कर रहे हो कि नहीं। ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में बोल रहा हूँ तो वहाँ पे आप प्रॉफिटेबल ही बन जाओगे, ये सर्टेनिटी नहीं है कुछ भी। लेकिन आपको कुछ इम्प्रूवमेंट्स दिखेंगे, आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग दिखेगा कि इसमें मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ या नहीं। ये 1-2 साल टाइम फ्रेम इनफ होता है ये समझने के लिए कि मैं इसमें इम्प्रूव कर रहा हूँ कि नहीं, ये चीज़ के लिए।
तो आप अगर उसके बाद भी 1-2 साल के बाद भी आपको उसी स्टेज पे हो कि जहाँ आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एक दिन आप 4 दिन प्रॉफिट कर रहे हो फिर वो लॉस में कन्वर्ट हो जा रहा है, अगर ऐसे बार बार साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आ रहे हैं या फिर और टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको समझना होगा कि यहाँ पे मुझे क्विट करना चाहिए या फिर कुछ और ऑप्शंस भी हमें देखना चाहिए ऑप्शन बाइंग के अलावा। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक फेयर अमाउंट भी देना चाहिए कि कितना हम टाइम दे सकते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड चीज़ आता है कैपिटल। कैपिटल अब आ जाता है कि कैपिटल हमें एलोकेट करना है तो कितने दिनों तक करना है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, आप अगर ये डिसाइड करके आए हैं कि मुझे 1 लाख रुपए से सीखना है मार्केट को, तो आप ऐसा मत करिए कि 1 महीना में वो 1 लाख चला जाए या फिर एक दिन में वो 1 लाख चला जाए। आपको डिसाइड करना होगा, आपको खुद वो रिस्क एपेटाइट अपना बनाना होगा जिसके वजह से जो आपका कैपिटल डिसाइड हुआ है वो एक सर्टेन टाइम तक चले, चाहे वो डिक्रीजिंग कैपिटल पे आ जाए, चाहे वो कांस्टेंट रहे या फिर आप इंक्रीज कर रहे हो कैपिटल। लेकिन ऐसा नहीं रहना चाहिए कि जिस दिन आपने डिसाइड किया उसके कुछ ही महीने बाद या फिर 1-2 महीने में वो कैपिटल ख़त्म हो जाए या फिर उसके बाद से आप क्विट कर रहे हो। आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, 1 साल 2 साल, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे आप प्रोसीड कर रहे हो। तो उतना टाइम फ्रेम मिनिमम आपको लेना चाहिए, जो एक मिनिमम क्राइटेरिया एटलीस्ट 1 साल अपने जो भी अपने मनी को आप डिसाइड किए कि इतना मुझे कैपिटल यूज़ करना है सीखने के लिए, उसको एटलीस्ट 1 से 2 साल के बीच में आप रखिए कि इतना तो मुझे एटलीस्ट चलाना ही है। उससे पहले आपका पैसा वो नहीं ख़त्म होना चाहिए। आपका रिस्क मैनेजमेंट ऐसा रहना चाहिए कि वो पैसा इतने टाइम तक चले। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। जो थर्ड चीज़ आ जाता है कि अगर आप ये दोनों मैनेज कर लिए तो लर्निंग आ जाता है कि आप लर्निंग कैसे करोगे। मार्केट में अभी बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं या फिर बहुत सारे गुरुज अवेलेबल हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान लीजिए, मार्केट में 2 चीज़ की लर्निंग होती है। एक होती है बेसिक्स, जिसमें आपको टर्म्स एंड डेफिनेशंस को सीखना है, मार्केट के बारे में सीखना है, ग्रीक क्या होता है, ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम्स क्या होते हैं, स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं, ओटीएम एटीएम क्या होते हैं। ये सब चीज़ें आप कहीं सीख सकते हैं, किताब से सीख सकते हैं या फिर बहुत सारे लोगों से भी सीख सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई ये नहीं है, आपको फ्री कंटेंट्स बहुत सारे मिल जाएंगे जिसमें सारा चीज़ ये मेंशन्ड होगा। सेकंड जो चीज़ आ जाता है कि मार्केट बिहेवियर, कि मार्केट चलता कैसा है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि ऑप्शन बाइंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग आप बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव सम प्रोफेशन है। तो इसमें आप ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट जैसे भी आप कुछ टेक्निकली सीखे हैं वैसा ही चलेगा। आप बैलेंस शीट देख के कंपनीज़ के या फिर बहुत सारी चीज़ें देख के एक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्लान बनाते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि शॉर्ट टर्म्स में ये चलता है, वीकली एक्सपायरीज हो गया फिर मंथली एक्सपायरीज हो गया, ये एक सर्टेन टाइम में एक्सपायर हो जाता है। और उसमें क्या होगा कि ये नेगेटिव सम इवेंट है। तो इसमें क्या होगा कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हो गए उससे हो सकता है कि एक सर्टेन रूल ना फॉलो करें और इसी के वजह से सबसे ज़्यादा लॉसेस भी होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को बहुत सारे लोग यहाँ पे मिक्स कर देते हैं डेरिवेटिव मार्केट से। और इसी वजह से जो वो लॉजिक सोचते हैं कि ऐसा लॉजिक वर्क करना चाहिए, वो लॉजिक नहीं वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव सम है। तो कोई अगर लॉजिक चलता भी है तो हो सकता है कि उस लॉजिक को फेल करके बहुत सारे लोग अपना पैसा निकालने के चक्कर में वहाँ पे वो लॉजिक फेल भी होता है, या फिर इंडिकेटर्स आप देखे होंगे, स्ट्रेटजीज देखे होंगे फेल होते हुए, इसी वजह से होता है कि ये नेगेटिव सम इवेंट है। अगर ये नेगेटिव सम नहीं होता तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में कुछ लॉजिक फॉलो होता है, जैसा कि इन्वेस्टमेंट में कुछ लॉजिक फॉलो होते हैं। अगर कंपनीज अच्छी है, प्रॉफिट कर रही है, डेप्ट में नहीं है, तो वो कंपनी धीरे धीरे करके उसका शेयर ग्रो होता है। तो एक लॉजिक है उस चीज़ में, लेकिन यहाँ पे आप ज़्यादा लॉजिक नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। इसीलिए जो सेकंड कंडीशन है लर्निंग का वो है मार्केट बिहेवियर। ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस से आएगा। तो ये एक्सपीरियंस जैसे जैसे आप मार्केट में टाइम बिताते जाओगे, आप मार्केट बिहेवियर उतना ही बेटर रीड कर पाओगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कैसे मार्केट को प्रोसीड करो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग पैसे लेके मिसगाइड करते हैं। यहाँ पे तो आप बेसिक टर्म्स हैं, ये तो आप कहीं से भी सीख सकते हो, तो इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगने वाला है। ये चीज़ सिखाने वाले, ये चीज़ बताने वाले बहुत सारे गुरुज हैं जो बहुत सारे आपको पैसे लेंगे या फिर बहुत सारे स्कैम भी करेंगे आपके साथ। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, ये एक्सपीरियंस आपको खुद से ही गेन करना पड़ेगा। एक बार आप बेसिक सारा जान जाते हैं, उसके अलावा आपको किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक्सपीरियंस आप लेते रहिए, मार्केट में कैसा बिहेवियर चल रहा है। आप जितना मार्केट को इनपुट देंगे, लेबर अपना देंगे, टाइम देंगे, उतना ही आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो भी कैपिटल है उसको टाइम में आप अगर देखेंगे कि लंबे टाइम तक चले, ये आपका मोटो होना चाहिए। ये नहीं है कि जो मैं एलोकेट किया हूँ 2-3 महीना में ख़त्म हो जाए। जितना लंबा टाइम आपको चलेगा ये पार्ट आपका स्ट्रांग होते जाएगा। और ये चीज़ आप पहले ही मार्केट के प्रिपेयर होके आएंगे। जब भी आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे उससे पहले ही ये प्रिपेयर्ड रहेगा। लेकिन ये आपका जो सेकंड पार्ट है वो आपको विद टाइम ही आपको जाके पता चलने वाला है। तो ये 3 फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑप्शन बाइंग में। ऐसे ही आपको प्रोसीड करना होगा। इसी थिंकिंग से आप जब प्रोसीड करेंगे
तो हो सकता है आपके साथ स्कैम ना हो या फिर आप जो मिसगाइड हो जाते हैं बहुत सारे लोग, वो आपके साथ ना हो। सो ये तो हो गई जनरल बातें। अभी बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस जो ओपिनियन है ऑप्शन बायर के लिए वो ये है कि फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो स्टार्टिंग कैपिटल क्या रहनी चाहिए और मनी मैनेजमेंट कैसे रहनी चाहिए। तो ये चीज़ हमने डिस्कशन किया हुआ है डिटेल में मनी एंड लॉस मैनेजमेंट वाले पार्ट में, जहाँ पे हमने क्लियरली मेंशन किया था कि जो भी आप पैसा एलोकेट करते हो उस टोटल को आप डीमैट में मत रखिए। आपको जितना आप डिप्लॉयड कैपिटल रखना चाहते हैं उससे 25-30% आप एक्सेस रख सकते हैं डीमैट में। अदरवाइज बाकी जो पैसा है आपको बैंक अकाउंट में रखना चाहिए। नहीं तो कई बार फ्लक्चुएशंस में या फिर आपका माइंडसेट खराब होगा, वहाँ पे आप वो ओवर ट्रेडिंग में या फिर गलत कोई ट्रेड ऐसा आ गया जहाँ एसएल जंप हो गया, वैसे केसेस में आपके पूरे कैपिटल को वाइप आउट कर सकता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि लर्न अ प्रोसेस रादर देन स्पेसिफिक मेथड और स्ट्रेटजीज। इस चीज़ पे मैंने जो पिछले 3 साल से मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, कोई भी स्ट्रेटजीज या मेथड एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज रहता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही काम करता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के जो कंडीशंस हैं खासकर ऑप्शन बाइंग में वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। हो सकता है जो ये 2 महीने का एक मार्केट साइकिल है, अगले 2 मंथ में वो चीज़ कंप्लीटली डिफरेंट नेचर शो करे। इसी वजह से यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मेथड या स्ट्रेटजीज नहीं चल पाता है। रेदर देन आप क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोसेस बना सकते हैं कि मैं अलग अलग वीक्स में कैसे अपना क्वांटिटी मैनेज करूँगा या कितना रिस्क लूँगा या फिर कैसे मैं अपना एसएल और एग्जिट पॉइंट अपना डिसाइड करूंगा। ये सारी चीज़ें आप एक प्रोसेस बना के चल सकते हैं। लेकिन आप पर्टिकुलर कोई फिक्स मेथड से जाएंगे तो वो काफ़ी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है या फिर हो सकता है फिर आपके कैपिटल पे वो डेंट करने लगे। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कैसे इनिशिएट करना चाहिए, तो सिंपल मेथड से आप जितना इनिशिएट करेंगे आप कोई भी एनालिसिस, वो आपके लिए काफ़ी आसान होगा। आप स्विंग्स मार्केट का ऑब्जर्व कर सकते हैं, राउंड लेवल्स ऑब्जर्व कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन चीज़ों से आप अगर स्टार्ट करेंगे तो आगे चल के आप कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी समझने में आसानी होगी। लेकिन आप इनिशियली अगर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों से आसान ये ट्रेडिंग करने जाएंगे तो हो सकता है फिर इनिशियली आपके लॉसेस इतने हो जाए या फिर आपको चीज़ें ना समझ में आए जिसके वजह से आप मार्केट से बाहर हो जाएं। तो बहुत सारे लोगों का कुछ स्ट्रेटजीज बन जाता है लेकिन वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो फिर मार्केट में स्पेंड किए रहते हैं, उतना एक्सपीरियंस रहता है, बहुत सारे मार्केट साइकिल देखे रहते हैं, उसके बेसिस पे वो क्रिएट करते हैं। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ट्राई टू कैच मोमेंटम रादर देन प्रेडिक्शन बेस्ड ट्रेड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ है। इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। कोई भी एक मोमेंटम स्टार्ट होता है कहीं पे और एक जगह पर्टिकुलर पॉइंट पे एंड होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो गुरुज हैं या फिर बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको सिखाते हैं जो कि इनिशिएट कैसे होता है मोमेंटम, ये आपको प्रेडिक्ट करना सिखाते हैं। और इसी बेसिस पे सारे स्कैम भी हो रहे हैं आजकल मार्केट में, क्योंकि आपको ये जानना रहता है और ये चीज़ आपको एक बनाया गया है कि आपको ये जानने की ज़रूरत है मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए कि मोमेंटम कहाँ से इनिशिएट हो रहा है। ये कंप्लीटली बुलशिट है। आपको अगर ये ट्रेडिंग करना है खासकर ऑप्शन बाइंग, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ये जानने का ज़रूरत नहीं है कैसे मोमेंटम इनिशिएट हो रहा है, ये प्रेडिक्ट करने का आपको ज़रूरत नहीं है। ये आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ समझ में आने लगेगा, लेकिन इसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए। मार्केट में स्पेंड कर रहे हैं आप अगर 5-6 साल 10 साल, तो उसके बाद आपको हो सकता है कुछ मूव समझ में आए बेस्ड ऑन फंडामेंटल चीज़ें। तो उसके अलावा आप देखेंगे कि कई बार क्या होगा कि इवन अगर कोई आपको सजेस्ट भी करता है या फिर आपके किसी कोर्स में बता भी देता है कि कैसे ये प्रेडिक्ट किया जाता है, अगर आप एंट्री भी ले लेते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ तक रुक नहीं पाएंगे और यहाँ पे कहीं एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि जो एक साइकोलॉजिकल बिल्डअप होता है वो आपका यहाँ पे बिल्ड हुआ नहीं है कि आप पूरा एक मोमेंटम कैच कर पाओ। तो इतना ही पॉइंट कैच करने के लिए आप यहाँ पे 3-4 साल देते हो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट वो जानने के लिए। इसमें अपना टाइम वेस्ट और मनी वेस्ट करने से बेटर है कि आप इस मेथड पे जाए जहाँ पे आप एक मोमेंटम इनिशिएट होने दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि एक मोमेंटम इनिशिएट हो रहा है और उसके बाद आप कहीं बीच में एंट्री ले रहे हैं और बीच में कहीं एग्जिट कर रहे हैं। आपको अगर इनिशियली अगर आप देखेंगे कि यहाँ भी आप समझ जाते हैं कि मार्केट में कहाँ एंट्री लेना, उसके बाद भी अगर आप एग्जिट प्रॉपर जगह नहीं ले रहे हैं, आप एक सर्टेन प्रॉफिट के बाद वैसे ही एग्जिट कर रहे हैं, तो बेटर है कि आप सामने से देख लें कि कहाँ मोमेंटम क्रिएट हो रहा है और उसके बाद आप एंट्री एग्जिट डिसाइड करें। यही मेरा मेथड है, यही चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि मोमेंटम में आप अगर एंट्री लेंगे तो ये रहेगा आपका प्रेडिक्टिव ट्रेड्स में जो गलतियाँ होंगी, जो आपको 10 एसएल्स चले जाएंगे वो यहाँ पे होने के चांसेस कम होंगे। हो सकता है यहाँ पे जो प्रेडिक्शन में आप ट्रेड इनिशिएट करते हो वहाँ पे आपके एसएल्स हो वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है यहाँ 10 एसएल्स लेने पड़े, लेकिन इस मेथड से आप जाएंगे जहाँ सामने से मोमेंटम इनिशिएट हो रहा है, उसके बाद अगर आप एंट्री लेंगे तो हो सकता है जो आपके एसएल्स हो वो 10 के जगह आपके 5 ही हों।
और ये चीज़ आप देख सकते हैं, आप अगर रिसेंट में भी मार्केट में देखेंगे जहाँ से मार्केट फॉल हुआ था तो वहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं। तो एक बार अगर लेवल ब्रेक हो जाता है, आप समझ लीजिए कि प्रीमियम में 40-50 पॉइंट का मोमेंट आ जाता है, उसके बाद से अगर आप एंट्री लेते हैं और वहाँ से अगर 20-25 पॉइंट कैच करते हैं, वो बेटर है जहाँ से आप प्रेडिक्शन में ही 10 एंट्रीज आप एसएल ले चुके हैं कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है और उस प्रेडिक्शन में आप 10 बार एसएल लेके बैठे हैं। तो वो बेटर है कि आप मोमेंटम इनिशिएट होने दें और उसके बाद से आप कहीं एंट्री लें, एग्जिट लें, और धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो मैं आपको समझाता हूँ, आप इन दोनों पॉइंट्स को आप यहाँ पे इसको स्ट्रेच करना है हमें। एक बार अगर हम इस मेथड पे आ गए, उसके बाद से क्या करना है, जैसे ही हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा हम एंट्री पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ स्ट्रेच करते जाएंगे और जो हमारा एग्जिट पॉइंट है वो हमारे एंड मोमेंटम की तरफ स्ट्रेच करते जाएंगे। ये हमारा अप्रोच रहना चाहिए। एज ए बिगिनर अगर ये अप्रोच लेके चलेंगे तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे इन ऑप्शन बाइंग, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में जब तक मोमेंटम नहीं मिलेगा आप घंटों ट्रेड में बैठ के ही लॉस करेंगे, क्योंकि टाइम आपके अगेंस्ट में है। तो आपको अगर प्रॉफिटेबल बनना है ऑप्शन बाइंग में तो आपको मोमेंटम कहीं ना कहीं से कैच करना पड़ेगा। और यहाँ पे कई लोग स्टार्टिंग से वो चीज़ करते हैं तो यहाँ पे फिर एसएल ज़्यादा जाते हैं। अगर आप मोमेंटम इनिशिएट होने के बाद अगर आप एंट्री लेंगे तो हो सकता है जो आपके अननेसेसरी एसएल्स जाते हैं प्रेडिक्शन में वो यहाँ पे ना जाए, रिवर्सल्स में जा सकते हैं। यहाँ पे एसएल जो भी यहाँ पे एसएल्स होंगे वो रिवर्सल्स में होंगे। तो आपका मनी मैनेजमेंट या फिर आप क्वांटिटी मैनेजमेंट ऐसा रखिए कि अगर सडन रिवर्सल आता है तो वहाँ पे आपके लॉसेस कम रहें, लेकिन यहाँ पे फिर आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स जो सही होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा रहेंगे हमेशा। तो इस अप्रोच पे जब आप काम करेंगे तो आपके हो सकता है इनिशियल डेज में लॉसेस कम रहें या फिर एसएल्स कम रहें। तो इसी अप्रोच पे हमें वर्क करना चाहिए, ना कि हमें प्रेडिक्शन में वर्क करना चाहिए जो कि सारे लोग सिखा रहे हैं और स्कैम कर रहे हैं आजकल कि ये मेथड ले लो, मेरा ये स्ट्रेटजी ले लो, यहाँ से तो श्योर शॉर्ट प्रॉफिट है। तो ये सब मेथड्स अगर आप जाएंगे तो आपको पैसा भी जाएगा और टाइम भी जाएगा। तो यही मेथड मैंने भी अडॉप्ट किया था, पिछले 3 साल से मैं यही मेथड अडॉप्ट कर रहा हूँ कि जहाँ मोमेंटम इनिशिएट हो रहा है मैं कोशिश करता हूँ कि सामने से अगर मोमेंटम दिखे वहाँ पे एंट्री लूँ। ज़रूरी नहीं है कि ये मुझे कैच करना है, यहाँ पे भी मैं एंट्री लेके 20-25 पॉइंट 40 पॉइंट कैच कर लेता हूँ। आने वाले दिनों में हो सकता है ये और ज़्यादा मैं पॉइंट कैप्चर करूँ। तो ये मेरा अप्रोच रहता है यहाँ पे। इसलिए आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल मंथ्स है मेरे वो ज़्यादा रहते हैं। तो इसका रीज़न एक ही है कि मैं सामने से जो दिख रहा है ट्रेड्स उसको ज़्यादा लेना प्रीफर करता हूँ। हाँ, वहाँ भी रिवर्सल्स होते हैं, वहाँ भी लॉस लेने पड़ते हैं। तो वहाँ पे जो भी लॉसेस होते हैं वो हो सकता है कि मैं मैनेज करता हूँ कि कैसे अगर रिवर्सल्स में लॉस होते हैं तो वो छोटे रहें। जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है डाटा एनालिसिस, कि आप अपने ट्रेडिंग डाटा का कैसे एनालिसिस करते हो। ये चीज़ हमने डिटेल में भी डिस्कशन किया हुआ है, जहाँ हमने देखा था कैसे हमें कुछ डाटा से या फिर कुछ चार्ट से हमें पता चल सकता है कि हमारा वीक जोन कौन सा है या जो स्ट्रॉन्ग जोन है वो कौन सा है। उसके बेसिस पे थोड़ा हम अपने ट्रेडिंग को या फिर अपने मैनेजमेंट को और बेटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से वो लाइन चार्ट्स थे या फिर कौन से वो डाटा थे जहाँ से आपको क्लियरली पता चल सकता है कि आपका स्ट्रेंथ और वीक जोन कहाँ पे है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वर्क ऑन लॉस मैनेजमेंट एंड क्वांटिटी मैनेजमेंट। ऑप्शन बाइंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉस मैनेजमेंट पे वर्क करना, क्योंकि यहाँ पे अगर एसएल्स जंप होते हैं या फिर सडन रिवर्सल्स आते हैं, सडन मोमेंटम्स आते हैं आपके अगेंस्ट, तो वो आपको मार्केट से बाहर करने के लिए इनफ होता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप लॉस मैनेजमेंट पे पहले ज़्यादा वर्क करें। आप प्रॉफिट्स के पीछे हमेशा जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके लॉसेस छोटे रहें। और आज भी बहुत सारे लोगों का जो मेल आता है या फिर डाउट आता है वो यही रहता है कि मैं 4-5 दिन प्रॉफिट तो करता हूँ लेकिन एक दिन में वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लॉस पे अपने कैपिंग करना, और उसके लिए हमें लॉस मैनेजमेंट पे वर्क करना पड़ेगा। हमने बहुत सारे रीजन्स भी डिस्कस किए थे, जहाँ पे हमने देखा था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रीजन है जहाँ पे हमें लॉसेस होते हैं। वो 8 इंपॉर्टेंट रीजन्स जो हमने वीडियो बनाया था उसको आप जाके देख सकते हैं कि कैसे कैसे हम लॉस को थोड़ा समझ सकते हैं कि कहाँ किस नेचर का लॉस हो रहा है और वो कितना इम्पैक्ट कर सकता है हमारे कैपिटल पे। उसी के बेसिस पे हम अपना मैनेजमेंट रख सकते हैं या फिर रिस्क भी मैनेज कर सकते हैं। लॉस एंड मनी मैनेजमेंट वाले पार्ट में भी इसमें डिटेल में डिस्कशन हुआ था, और क्वांटिटी मैनेजमेंट में भी हमने देखा था कि कैसे हम वेरी कर सकते हैं क्वांटिटी मार्केट के साइकिल के हिसाब से, वीक्स के हिसाब से और अपने कैपिटल या फिर बैकअप के हिसाब से। तो इस चीज़ पे हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वर्क ऑन योर साइकोलॉजी रेदर देन टू मच एफर्ट इन मार्केट अंडरस्टैंडिंग। जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने साइकोलॉजी बिल्डअप पे वर्क करिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि मार्केट के साइकिल्स चेंज होंगे तो आपके स्ट्रेटजीज वगैरह भी चेंज होते रहेंगे, लेकिन एक चीज़ जो नहीं चेंज होगा वो है आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आपका अगर स्ट्रांग रहेगा, टेम्परामेंट आपका अगर स्ट्रांग रहेगा,
तो आप मार्केट के डिफरेंट साइकिल्स को झेलते जाएंगे और उसमें एक कंसिस्टेंट वे ऑफ मनी मेकिंग आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकली वीक रहेंगे या फिर एक पर्टिकुलर मार्केट कंडीशंस के हिसाब से ही कंफर्टेबल रहेंगे, तो बाकी कंडीशंस में हो सकता है आपके लॉसेस रहें, और बाकी कंडीशंस कितने दिन स्ट्रेच होने वाला है इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं रहता। वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं हाई वीक्स में कंफर्टेबल हूँ, तो हो सकता है मार्केट 7-8 महीने 10 महीने लो वीक्स में चल जाए, उस केस में आपका फिर कैपिटल ड्रॉ डाउन हो जाएगा। या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं लो वीक्स में कंफर्टेबल हूँ, हाई वीक्स में मुझे डर लगता है ट्रेडिंग करने में, तो उस केस में आप देखेंगे कि फिर ऐसे कंडीशंस में जब मार्केट आएंगे जहाँ पे लो वीक्स कंडीशन नहीं क्रिएट होगा, वहाँ पे उनको डिफिकल्टीज आएगी। तो बेटर है कि हम साइकोलॉजी अपना डेवलप करें कि हम डिफरेंट मार्केट कंडीशंस को भी एडॉप्ट कर पाएँ। उस चीज़ पे अगर हम वर्क करेंगे, अपने ग्रीड, फियर और रिग्रेट, ये सारे चीज़ों पे अगर वर्क किए रहेंगे, अपने इमोशंस पे वर्क किए रहेंगे, तो हो सकता है कि हम डिफरेंट साइकिल में सर्वाइव करना हमारे लिए आसान हो जाए और कंसिस्टेंसी एक दिखे हमारे रिजल्ट्स में। तो इसी चीज़ के लिए हमने एक अलग से सीरीज़ भी स्टार्ट किया था माइंडसेट एंड साइकोलॉजी के ऊपर, तो वो आप डिटेल में देख सकते हैं। वहाँ पे सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे और साइकोलॉजिकल रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ पे वो डिस्कशन हुए होंगे। इन सारे पॉइंट्स को अगर आप कंबाइन करेंगे और इसके थ्रू जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बहुत सारे लोग को क्या रहता है कि बहुत जल्दी सक्सेसफुल होना है, इसी वजह से चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। सो आपको आपके टेम्परामेंट को सुधारना होगा, आपको पेशेंस लेवल अपना थोड़ा सा सुधारना होगा। इन सब चीज़ों पे जब तक आप वर्क नहीं करेंगे, यहाँ पे सक्सेसफुल होना ऑप्शन बाइंग में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस रेट भी कम है और मार्केट साइकिल के हिसाब से वो चीज़ फिर से वेरी करने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने साइकोलॉजी को बिल्डअप करिए, और यहाँ पे मार्केट अंडरस्टैंडिंग भले ही आप थोड़ा कम दे, लेकिन साइकोलॉजिकली आप स्ट्रांग रहेंगे तो अलग अलग कंडीशन में सर्वाइव कर लेंगे। सो अभी तक जितने भी चैप्टर्स हमने डिस्कशन किए हैं यहाँ पे, चाहे वो ऑप्शन बाइंग रोड मैप के हो या फिर साइकोलॉजी एंड माइंडसेट पे हो, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं। अगर कोई भी वीडियो आप मिस किए हो तो उसको आप जाइए, देखिए, वहाँ से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगा। एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपको मिलेगा रेदर देन थ्योरेटिकल वन। ये चीज़ मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि थ्योरीज आपको बहुत सारे लोग बताते हैं, कुछ बुक्स में मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल मार्केट में अप्लाई कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और जितने भी आप मेरे वीडियोस जाएंगे वहाँ पे देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल अप्रोचेज होंगे जो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे होगा, और जो मैंने 3 साल में एक्सपीरियंस किया है। ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे मैच करे, लेकिन एक प्रैक्टिकल वे है और एक सक्सेसफुल वे है। उसको अगर आप अचीव करते हैं या फिर आप उस रोड मैप पे चलते हैं तो डेफिनेटली आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे सक्सेसफुल होने के। तो यहाँ पे वो चीज़ हमें फोकस करना है। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, और आपको इस सीरीज़ में और भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो सो दैट वी कैन रीच टू मैक्सिमम पीपल। थैंक यू।